कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के बोर्ड परीक्षा में यह प्रश्न निश्चित पूछा जाता है कि प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो इसको हम आसानी से आप लोगों को समझा देंगे, जिससे कि आप लोग कभी भूलेंगे नहीं। यह ABC एक प्रिज्म है। ये प्रिज्म के फलक AB पर एक आपतित प्रकाश किरण AB फलक पर आपतित होती है। तो इसको पहले हम बना लें चित्र, सब कुछ चित्र में ही है। तो ये फलक AB है। अब फलक AB पर जब प्रकाश की किरण को हम आपतित करेंगे, उसके पहले हम अभिलंब खींचेंगे। अभिलंब हमेशा AB के लंबवत बनता है। तो हम AB के बीच में एक हम अभिलंब खींच लेते हैं। ये अभिलंब हो गया। इसी तरह AC फलक पर हम अभिलंब खींचेंगे और AC फलक पर अभिलंब, ये AC के बीच में यहाँ अभिलंब, यानी कि अभिलंब उसको बोलते हैं जो AC के बीच 90 डिग्री का कोण बनता हो। तो इसको हम खींच लेते हैं और इसको हम मिला देते हैं दोनों को। जब प्रकाश की किरण AB फलक पर आपतित होगा, AB फलक पर हम यहाँ आपतित कर रहे हैं एक प्रकाश की किरण इस फलक पर। ये आपतित किरण है। आपतित किरण एक चीज ध्यान ये देना है कि प्रिज्म जो है कांच का बना हुआ है और जो प्रकाश की किरण हवा से जा रही है, यानी इधर क्या है, हवा है, और यह क्या है, आपका कांच है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो यह मेरा अभिलंब है, यह मेरा अभिलंब है। अभिलंब की ओर झुक जाती है, यानी ये ऐसे झुक करके इधर जाएगी। तो ये एक किरण अभिलंब की ओर झुक करके, ये किरण ये ऐसे चली गई। इस किरण को अपवर्तित किरण बोलते हैं। अब यह प्रकाश किरण फलक AC से बाहर निकल रही है। जब AC से बाहर निकलेगी तो ये आप ध्यान देना है कि यह अभिलंब है। अभिलंब से जब बाहर निकलेगी तो यानी कि जब प्रकाश किरण ये कांच से हवा में जा रही है, यानी प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। तो ये प्रकाश किरण ये अभिलंब है, तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो यह प्रकाश किरण ऐसे निकल जाती है। इस किरण को हम निर्गत किरण बोलते हैं। निर्गत किरण। अब इसका हमको विचलन ज्ञात करना है। तो विचलन के लिए ऐसा करेंगे कि यानी कितना प्रकाश किरण हमारी विचलित हो गई, कितना मुड़ गया।
तो देखिए प्रकाश किरण पहले यहाँ से जाती थी, तो यानी ये इसको सीधा जाना चाहिए। हम मान लेते हैं कि ये प्रकाश किरण ऐसे सीधा जा रही है, तो इसको हम डॉट 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 कर देते हैं, इसको और बढ़ा देते हैं आगे। ठीक, अब प्रकाश किरण चली किधर गई? इधर निर्गत किरण के साइड। तो इसको भी हम ये मान के चलते हैं कि ये प्रकाश किरण इधर से आ रही है, तो इसको हम क्या कर दिए, ये मिला लिए इसमें, यानी ये इसके सीध में है। अब हमें कितना कोण, यानी कितना हमारा विचलन हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं? विचलन कोण। यानी प्रकाश किरण इधर जाना चाहिए था, अब मुड़ किधर गई? इधर। तो कितना विचलित हो गई? तो इसको हम बोलते हैं विचलन कोण, यानी इसको हम क्या बोलते हैं? विचलन कोण। तो इसको हम विचलन कोण को डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं, और इसको हम लिख भी देते हैं विचलन कोण। अब हम इसका नामकरण कर देते हैं। ये अभिलंब है, तो ये अभिलंब है, तो ये M और O। ये फलक AC का अभिलंब है, तो O और N ये फलक AC का अभिलंब है। जहां विचलन कोण बन रहा है यहां पे हम लिख देते हैं T। अब एक काम करते हैं, आपतित किरण को हम कोण कहाँ से मापते हैं? हमेशा अभिलंब के ओर से मापते हैं। तो अभिलंब आपका ये है MO। तो आपतित किरण इधर से आ रहा है, तो कोण कितना बनना है आपका? थोड़ा सा बड़ा सा कोण बनाएंगे क्योंकि समझ में आए। तो ये हो गया आपतित किरण का कोण, हो गया आपका I1। और यह प्रकाश की किरण इधर से ऐसे निकल गई, तो ये जो कोण कितना यानी हो गया, ये हम M और O से इसका हम कोण बनाएंगे, तो ये हो गया R1। अब एक काम करते हैं, यही प्रकाश किरण दूसरे फलक AC पर, ये हम इसको मान लेते हैं R2। ये जो प्रकाश किरण बाहर निकल रही है, तो इसको हम मान लेते हैं ये अभिलंब है, ये प्रकाश बाहर निकल रही है, तो इसको हम मान लेते हैं I2। ठीक, ये सब आप लिखने के लिए अब थोड़ा सा भी और कुछ नामकरण करने के बचा है। जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये है आपका P किरण, और ये यहाँ पे क्या है आपका Q, और ये QR, यहाँ से यहाँ तक को हम बोलते हैं अपवर्तित किरण। R और S को हम बोलते हैं निर्गत किरण। अब हमारे समझ से सबका सब बिंदुओं पर मान रखा गया है। अब हम इसका हम क्या निकालेंगे? अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक निकालने से पहले हम मेन चीज को कोण में भी लिख सकते हैं। तो कोण में भी लिखने के लिए ये कोण बीच में है, तो PQM। ठीक, तो ये आप यहीं पे लिख दीजिए, कोण PQM का मान क्या है? I1। यहां से देखिए OQR बीच में Q पड़ रहा है, तो इसका मान हो गया R1। इसका मान निकालना है, तो बीच में यहाँ फंस रहा है, तो ORQ इसका मान क्या है? R2।
ये आपका निर्गत की रही इसके AI2 इसको बनाना है, यानी बीच में R है, तो NRS कोण NRS ये हो गया I2। अब ये देखिए एक अभी मान यहाँ छूटा हुआ था, तो इसको हम लिख देते हैं कि T, तो ये हो जाएगा आपका U। यहाँ पे बीच में T आ रहा है, तो UTR, तो कोण UTR यस भी लिख सकते हैं। UTR का इसको हम बोलते हैं विचलन कोण, इसको हम डेल्टा से दर्शाते हैं। हमें प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, स्नेल के नियम से यहाँ आप अपने से लिख सकते हैं, माना कि ABC, माना कि ABC एक प्रिज्म है, एक प्रिज्म है, ठीक, जिसका फलक AB और AC है, या जिसका पृष्ठ AB और AC है। बाकी तो हम यहाँ नामकरण कर ही दिए हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ लिखेंगे कि स्नेल के नियम से प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक को हम दर्शाते हैं म्यू से। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक दर्शाते हैं म्यू से, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रिज्म का अपवर्तनांक म्यू बराबर साइन I बटे साइन R। इसको आप समीकरण हम 1 बना देते हैं। हमको I और R का मान निकालना है इस प्रिज्म से, तो हम I और R का मान निकालने के लिए पहले हम ये विचलन कोण में चलते हैं, ठीक। तो यहाँ ये जो आप देख रहे हैं, तो विचलन कोण विचलन कोण को हम काय से दर्शाए हैं, लैम्डा। तो एक काम करते हैं, अब थोड़ा सा समझा लेते हैं। यहाँ देखिए ये ऐसे करके बना है, ये वाला, यानी ऐसे करके है, ये एक त्रिभुज हो गया, ये ऐसे करके है, यानी ये Q R और यहाँ पे T है, हमको इसका मान निकालना है, ठीक। ये इसको हम बोलते हैं बहिष्कोण। कक्षा 9वीं में आप पढ़े हैं, तो जब भी इसका मान निकाला जाता है, इसका मान, तो इसके सामने का कोण नहीं, ये दूरस्थ, यानी इस कोण और इस कोण का हमेशा योग होता है। तो ये जब इसका हम मान निकाल रहे हैं,
इस कोण और इस कोण का जोड़ होना चाहिए। अब यहीं पे थोड़ा सा हम ये अलग से चित्र बना ही दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए ये वाला भाग, यहाँ ऐसे करके है ये और यहाँ देखिए ये वाला, ये कोण ये ऐसे करके है, यानी यहाँ पे T है और यहाँ पे R है, यहाँ पे M है, यहाँ पे O है। तो ये शीर्षाभिमुखी कोण होता है। ये जितना कोण होता है उतना कोण का मान यहाँ होता है। पहले हम इसको लिख लेते हैं इसका मान निकालने के लिए, विचलन कोण। तो विचलन कोण का जब मान निकाल रहे हैं तो बराबर हम ये बताए कि ये वाला कोण, ये वाला कोण इतना, यानी ये त्रिभुज है ऐसे करके, और ये वाला कोण का योग निकालना है। तो यानी कि टी क्यू आर धन टी आर क्यू का ये क्यू, यानी ये जो बीच में है क्यू ये वाला कोण, आर ये वाला, यानी क्यू वाला कोण ये यहाँ तक, आर वाला कोण यहाँ तक। अब हमको इतना मान ज्ञात करना है, इतना सिर्फ, यानी यहाँ से देखिए ये जो है ये ऐसे करके हो गया है, ये जा करके ऐसे मिल गया है। तो टी आर और ये क्यू, तो ये जितना कोण होता है वो इतना पूरा कोण होगा। तो ये पूरा वाला कोण क्या है आपका I1, तो ये पूरा वाला भी कोण क्या हो गया आपका, ये यहाँ से और यहाँ तक I1 हो गया। हमको ज्ञात कितना करना है, सिर्फ इतना। और ये वाला कोण का मान दिया है R1, यानी यहाँ से यहाँ तक आपको R1 पता है। तो जब यहाँ से यहाँ तक R1 पता है तो ये पूरा वाला कोण क्या है I1, तो I1 में से R1 को घटा दीजिए, I1 में से इसको R1 को घटा दीजिए। तो इसका ये बड़ा वाला क्या है आपका I1 और ऋण R1। तो यानी सिर्फ हमको इतना पता करना था, तो ये क्या हो जाएगा, बड़े में से छोटे घटाया I1 ऋण R1। तो Q का मान तो ये हो जाएगा आपका I1 ऋण R1। तो हम यहाँ पे लिखते भी जाएंगे बराबर, इसका मान क्या हो गया आपका I1 ऋण R1, यहाँ धन है। इसी तरीके से TRQ बोल रहा है, TRQ, यानी सिर्फ हमको इतना मान याद करना है। ये पूरा क्या है आपका I2, पूरा क्या है I2। तो ये पूरा हो जाएगा आपका, ये I2 है तो ये पूरा होगा I2। तो बड़े में से छोटे को घटा दीजिए, तो I2 माइनस R2। तो ये TRQ का मान क्या हो गया, I2 माइनस R2। अब हम आगे चल रहे हैं। यहाँ से I1 और I2 को एक जगह लिख लीजिए। ये ऋण है R1, ये ऋण है R2। ये ऋण हम कॉमन ले लेंगे, I1 धन I2, ये ऋण कॉमन ले लिए। तो ये क्या हो गया आपका R1 धन R2।
ये एक कोष्ठक में हो गया और ये एक कोष्ठक में होगा। तो ये किसका हमारा मान निकल गया? विचलन कोण का। हमको किसका मान निकालना है? आई का। किसका मान निकालना है? आई का। तो यहाँ पे ये लिखेंगे कि यदि I1 और R1 का मान कम है, यानी न्यूनतम विचलन की स्थिति में, न्यूनतम विचलन की स्थिति में, तो यहाँ पे एक लाइन लिख लेते हैं, न्यूनतम विचलन न्यूनतम विचलन की स्थिति में आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि I1 और R1 I2 और R2 का मान कम है, ऐसे भी लिख सकते हैं। स्थिति में यहाँ पे लिखेंगे I1 और I2 का मान क्या हो जाएगा? केवल I, क्योंकि हमको I का मान निकालना है। और R1 और R2, यानी R1 का भी मान R होगा और R2 का मान R। यहाँ समीकरण 1 लिखे थे, तो ये हो गया समीकरण 2, क्योंकि ये भी इसका एक बार और ज़रूरत पड़ेगा। जब हम I1 और I2 को 1 लिखेंगे, R लिखेंगे, I1 I2 को I लिखेंगे, तो I1 के मान भी I होगा, इसका भी मान I होगा, तो I प्लस I, इसका भी मान I होगा, इसका भी मान I होगा, और R1 का भी मान हो गया R, और R2 का भी मान R हो गया। तो ये डेल्टा बराबर I क्या हो गया आपका? 2I, ऋण R का मान क्या हो जाएगा? 2R। यहाँ से हम I का मान निकाल लेते हैं, तो यहाँ या कर दीजिए, और ये डेल्टा है, ये रीड इस पर गया, तो क्या हो गया? 2R, और ये क्या है आपका? 2I। तो यहाँ से I आप यहीं रहने दीजिए, और ये हो गया डेल्टा प्लस 2R I बटे 2 हो गया। ये हम समीकरण कर देते हैं 3। अब हम चलते हैं, किसका मान निकालना है? हमको R का मान निकालना है। ठीक, ये I का मान निकाल लिए हैं, अब हमको किसका मान निकालना है? R का। R का मान निकालने के लिए हमको जाना पड़ेगा इसमें। I का मान निकालने के लिए हम इसमें गए थे विचलन कोण में, और R का मान निकालने के लिए हमको इसमें जाना है AQOR में, चतुर्भुज में। तो चतुर्भुज में से पहले हम यहाँ लिख देते हैं, ये त्रिभुज दिखाई दे रहा है आपका। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180। तो यहाँ से हम इसको एक ठो बना देते हैं त्रिभुज। हम जानते हैं त्रिभुज QOR में, QOR में, यानी ये देखिए QOR में हमको QOR का मान भी निकालना पड़ेगा। त्रिभुज QOR में
ये यहाँ देखिए क्यू ओ आर, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। यानी ये इसको हम अलग से बना लेते हैं यहीं पे, ठीक। ये ऐसे करके है, तो ये है Q और ये R A O, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। तो इसका मान पता है आपका R1 और इसका मान पता है R2। इसका मान पता नहीं है, तो इसका मान हमको निकालना है इससे। तो QOR में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे RQO। तो एक काम करते हैं, इसका मान तो पता ही है R1, तो हम लिख देंगे यहाँ पे R1। इसका मान पता नहीं है, तो हम लिख देंगे QOR। इसका मान तो पता ही है, तो धन R2। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। हमको QOR का मान निकालना था, तो यहाँ से आप QOR बराबर 180, ये R1 इस पर गया तो ऋण R1 हो गया, R2 इस पर गया तो ऋण R2 हो गया। इसका ज़रूरत पड़ेगा। अब हम चलते हैं चतुर्भुज, इसमें हमको R का मान निकालना है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। चतुर्भुज यहाँ देखिए ये वाला AQOR फिर A, चतुर्भुज। इसको हम अलग से ही बना लेते हैं, ठीक, जैसे आपको समझ में आए। ये ऐसे करके है, देखिए ये ऐसे करके है, ये पूरा त्रिभुज है। यहाँ से ऐसे करके गया है, ये आपका O हो गया, ठीक। और यहाँ पे आपका Q लिखा है, यहाँ पे आपका R लिखा है और यहाँ पे आपका A लिखा है, और इधर से हमको मतलब नहीं है। इसका मान निकालने के लिए जो R1 था, R2, इसका मान निकाल दिए हैं। अब हमको इस चतुर्भुज में जाना है, यानी AQOR में। तो यहाँ पे अब लिखेंगे AQOR में चतुर्भुज, ये चतुर्भुज AQOR में चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360। तो चारों कोण यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, ये कोण A, कोण Q, कोण R, और इस O को हम लिखेंगे QOR। तो यहाँ पे जैसा है वैसे ही लिखेंगे। कोण A यानी ये वाला, Q, तो AQO, धन, QOR धन, ORA, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360। अब यहाँ से चलते हैं QOR यहाँ लिखा हुआ, इसका मान हम निकाले हैं। और कोण A ये प्रिज्म का कोण होता है,
हमेशा 60 डिग्री होता है। लेकिन यहाँ पे ये देखिए, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, लेकिन ये कोण और ये कोण आपका कितना दिख रहा है, 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो ए क्यू ओ को 90 लिखेंगे और ए आर ओ को 90 लिखेंगे। तो यहाँ कोण ए धन ए क्यू ओ कितना है, 90 डिग्री। क्यू ओ आर का मान आप ये निकाले हैं, तो क्यू ओ आर का मान लिख दे 180 ऋण R1 ऋण R2। ओ आर ए वाला ओ आर ए का मान कितना है, 90 डिग्री। तो ये हो गया आपका 90 ओ आर का बराबर 360। अब यहाँ देखिए 90 90 180 और 180 और 180 360। तो 360 खत्म हो गया, घटा देंगे 300, 0 हो गया। अब यहाँ आप या कर दीजिए, तो कोण ए ये 90 180 ये जोड़ करके 360 हो गया, और 360 को जब हम घटा देंगे तो 0 हो गया। लेकिन इसको हम लिखेंगे ऋण R1 ऋण R2 ये बराबर 360। ये इसको हम जोड़ करके 95 इस पर करें, कितना हो गया, 360। 360 में 360 घटाएंगे तो कितना हो गया, 0। अब यहाँ से देखिए कोण ए का मान हमको निकल गया। ऋण R1 है तो इस पर गया तो क्या हो गया, R1 प्लस ये भी गया इस पर तो क्या हो गया, R2। अब यहाँ से थोड़ा दूसरा पन्ना यूज करते हैं। ये जो है कोण ए R1 धन R2 आ गया। अब यहीं पे आप लिख दीजिए कि यदि न्यून कोण हो, यानी कोणों का मान कम हो या प्रिज्म पतला हो, तब न्यूनतम विचलन की स्थिति में यहाँ लिख दीजिए। यहाँ पे देखिए आया है आपका कोण ए बराबर R1 धन R2। तो यहाँ पे आप लिखे थे न्यूनतम विचलन की स्थिति, इसमें भी लिख दीजिए न्यूनतम विचलन की स्थिति में R1 और R2 का मान क्या हो जाएगा, R। ये देखिए कोण ए तब का हो जाएगा, कोण ए बराबर R1 का भी मान R हो जाएगा, R2 का भी मान क्या हो जाएगा, R। तो कोण ए बराबर क्या हो गया, R 2R। यहाँ से आपको R का मान निकालना था, तो R आप यहीं रहने दीजिए। अब कोण ए बटे 2, तो R का मान तो निकल गया, लेकिन इसका ज़रूरत पड़ेगा। तो ये समीकरण आप बना दीजिए 3, और इसका मान हम R का मान निकल, ये हो गया समीकरण आपका 4, और इसका हम बाद में यूज करेंगे। अब लिख देंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में I और R का मान रखने पर, R और I का मान रखने पर, समीकरण 1 यहाँ लिखा है, ये देखिए, ये समीकरण 1। तो म्यू बराबर साइन I का मान क्या निकला है, तो साइन समीकरण 1 यहाँ देखिए, समीकरण 3 में I का मान लेमडा धन 2R बटे 2। तो यहाँ पे हम
लेमडा धन 2r बटे 2 है। पूरा का बटे कर दीजिए। फिर यहाँ लिखा है साइन r, तो ये हो गया आपको साइन r का मान क्या निकला, अभी निकाले हैं हम ये r का मान, ये r बराबर कोण a बटे 2। यहाँ देखिए 2r लिखा है, तो ये समीकरण 3 में 2r बराबर कोण a, कोण a, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, अगर इसको हम, ये कोण में ही है तो ये कोण कोण साइड कट जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका म्यू बराबर साइन डेल्टा प्लस 2r की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 2r की जगह पे हम क्या लिख देंगे a, ठीक। यानी ये साइड से कोण हट जाएगा, तो r बराबर क्या हो जाएगा आपका a, तो a हो गया a बटे 2। अब फिर टोटल के बटे क्या हो जाएगा साइन, इसमें भी आप a बटे 2, कोण a को आप a लिख सकते हैं, ठीक। अब यहाँ से देखिए, यहाँ थोड़ा सा आ जाइए, अब इसका उत्तर आ गया है और इसको आप पलट सकते हैं। म्यू बराबर साइन, चाहे इसको इस पार लिखे चाहे इस पार लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, a प्लस डेल्टा बटे 2 आई साइन a बटे 2। ये है आपका प्रिज्म के अपवर्तनांक का व्यंजक। यदि यह प्रश्न का हल आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे और कमेंट भी लिखेंगे। जो बच्चे कोचिंग आदि में नहीं जा सकते हैं उसके लिए मेरा चैनल अति बेस्ट है। हम निःशुल्क शिक्षा देते हैं। जय हिंद, जय भारत।